दोपहर के 1:43 हो रहे थे और वही जेठा थोड़ा उदास हुए बैठा था क्योंकि सुबह से उनकी दुकान में एक भी कस्टमर नहीं आया था और वही काका और बाघा भी अपना अपना कुछ काम कर रहे थे। दुकान में माहौल बड़ा ही शांत लग रहा था, लेकिन जेठा को न जाने क्यों कंटाला सा आने लगा था। कस्टमर भी नहीं आ रहे थे और जेठा का मूड आज सुबह से ही थोड़ा खराब था। और तभी वो काका से कहता है कि काका, मैं अभी घर जा रहा हूँ, आप और बाघा दुकान संभाल लेना। जेठा ने कहा, लेकिन आम तौर पर जेठा ऐसा कभी नहीं करता, लेकिन आज न जाने क्यों जल्दी घर जाने का कारण काका और बाघा ने उससे पूछा भी, लेकिन जेठा ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। और अभी वह दुकान से बाहर निकल ही रहा होता है कि तभी उसे सामने ही बेड़ीता जी दिखाई देती है, जिसे देख के उसका मूड बन जाता है। अच्छा, जो पहले खराब था। बेड़ीता जी को देखते ही जेठा बौखलाते हुए कहता है, बेड़ीता जी, अगर मुझे पता होता कि आप आने वाले हो तो मैं पहले से ही सारी व्यवस्था करके रखता। जेठा ने कहा, न जाने वो कौन सी व्यवस्था करने की बात कर रहा था। इसके तुरंत बाद वो बेड़ीता जी को अंदर ले जाता है और कुर्सी पर बैठने को कहता है और बाघा से कह के उनके लिए फालूदा या कुल्फी जो मिले वो ले आने कहता है। इसके तुरंत बाद वो भी बैठ जाता है और खुशी से बेड़ीता जी से कहता है कि आपको क्या खरीदना है। तभी बेड़ीता जी जवाब देती है कि वो एक्चुअली जेठा जी, मुझे एक नया फ़ोन ख़रीदना है। अभी जो मेरे पास फ़ोन है वो काफ़ी पुराना हो गया है और बार बार बिगड़ता रहता है, तो सोचा क्यों ना एक नया फ़ोन ख़रीद लूँ। बेड़ीता जी ने कहा। इसके तुरंत बाद जेठा उन्हें उसकी दुकान के बेस्ट से बेस्ट फ़ोन दिखाने लगता है। जेठा फाइनली खुश लग रहा था, इतना खुश कि वो चाहे तो बेड़ीता जी को फ़ोन फ्री में ही दे दे। और कुछ ही पल में बेड़ीता जी एक अच्छा सा फ़ोन पसंद करती है और जेठा उन्हें वो फ़ोन बेहद ही अच्छे डिस्काउंट में दे देता है। उसी वक्त बाघा भी वहां आता है और सब फालूदा पीते हैं और अभी बेड़ीता जी वहां से निकलने ही वाली होती है कि तभी जेठा उनसे कहता है, वो बेड़ीता जी, मैं ये सोच रहा था कि मैं आज जल्दी घर चला जाऊं और शायद आप भी अभी घर ही जाएंगी, तो क्यों ना हम साथ ही चले। जेठा ने कहा। जो सुनते ही बेड़ीता जी ने कहा, क्यों नहीं। अगले ही पल वो दोनों साथ निकल गए और कुछ ही पलों में रिक्शा भी मिल गई। पूरे रास्ते में जेठा बेड़ीता जी से कुछ ना कुछ बातें कर रहा था, जिसका बेड़ीता जी भी हंस हंस कर जवाब दे रही थी और कुछ ही पलों में वो दोनों लोकल धाम पहुंच गए। रिक्शा से उतरते ही बेड़ीता जी अपना पर्स निकाल रही होती है कि तभी जेठा उन्हें मना कर देता है और खुद दोनों के रिक्शा का भाड़ा दे देता है। और अब दोनों बात करते करते ही लोकल धाम सोसाइटी में बढ़ रहे थे। फिलहाल वो अब्दुल्ला के दुकान के सामने पहुंचे थे, जहां वो दोनों एक अजीब चीज देखते हैं कि अब्दुल्ला की दुकान तो खुली थी, लेकिन अब्दुल्ला वहां पे मौजूद नहीं था। वो दुकान खोली रख के ही कहीं चला गया था। तब जेठा और बेड़ीता जी को लगता है कि अब्दुल्ला शायद किसी के घर कुछ डिलीवरी के लिए गया है। ये मान के वो दोनों सोसाइटी में बढ़ने लगते हैं और कुछ ही पल में वह सोसाइटी में होते हैं, लेकिन वह सोसाइटी में चाचा जी टिपेंद्र और उसके दोस्त साथ ही थे। पोपट और भिड़े और लोकल धाम की सारी महिला मंडल भी वहां उपस्थित थी और अगले ही पल उनके पास जेठा और बेड़ीता जी चली जाती हैं। वहां आते ही जेठा सोसाइटी वालों से कहता है कि ये क्या, सारे सोसाइटी वाले यहीं खड़े हैं और भिड़े, तूने बताया नहीं क्या सोसाइटी की मीटिंग है। जेठा ने कहा, उसे लगा कि शायद भिड़े ने सोसाइटी की मीटिंग रखी है, लेकिन शायद ऐसा नहीं था। मगर एक बात अजीब थी, वहाँ जितने भी लोग मौजूद थे उनमें से ना ही भिड़े और ना ही किसी और ने जेठा को जवाब दिया। सब चुपचाप खड़े थे, लेकिन उन सब में एक बात कॉमन थी कि वहाँ सारे सोसाइटी मेंबर्स मुस्कुरा रहे थे, न जाने क्यों और किस लिए। और ये बात तुरंत ही जेठा और बेड़ीता जी देख लेती है और ये देखने के बाद बेड़ीता जी कहती है, लगता है कुछ तो खुश खबर है, आप सब इतने मुस्कुरा जो रहे हैं, आखिर बात क्या है। बेड़ीता जी ने पूछा, लेकिन किसी ने फिर से कुछ भी जवाब नहीं दिया।
अब ये सब जेठा और बैडिता जी को अजीब लगने लगा था, मगर इतने में ही वहाँ पे अब्दुल्ला आ जाता है। उसके हाथ में कुछ सामान था और वह वो सामान लेकर माधुरी भाभी की ओर बढ़ता है, जो वही खड़ी मुस्कुरा रही थी। अब्दुल्ला वहाँ जाकर उनसे कहता है कि ये लीजिए माधुरी भाभी, आपने जो सामान मंगाया था वह मैं ले आया हूँ। अब्दुल्ला ने माधुरी से कहा और अगले ही पल माधुरी अब्दुल्ला के करीब जाती है और अपने हाथ आगे बढ़ाती है, मगर उस सामान को छोड़ के वह अब्दुल्ला के दोनों हाथ पकड़ लेती है और उसके गर्दन पे काट लेती है। और इतना होते ही बापूजी, दीपेंद्र और उसके दोस्त भिड़े, पोपट और बाकी महिला मंडल अब्दुल्ला के पास जाती है और उसे जगह जगह से काटने लगती है। और तभी वहाँ कमला भाभी अपना हाथ उठाती है। उसके उंगलियों के नाखून किसी भेड़िए की तरह लग रहे थे। वो नाखून इतने बड़े थे कि वो अगले ही पल अब्दुल्ला के पेट में घुस गए। वह सारे लोकलधाम वासी अब्दुल्ला पे किसी जानवर की तरह झड़प पड़े थे और यहाँ जेठा और बैडिता जी ये सब देख रहे थे। दोनों की आंखें बड़ी हो चुकी थी। ये खौफनाक नज़ारा देखकर उन दोनों की रूह कांप गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है या ये सच भी है या नहीं। वही बैडिता जी डर के मारे जेठा का हाथ पकड़ लेती है। वो दोनों इतने डर गए थे कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, इसका जरा भी भान नहीं था। वो दोनों अस्वस्थ होकर ये सब देख रहे थे, मगर कुछ ही पलों में सारे लोकलधाम वासी वही रुक जाते हैं। वो एक एक करके सब बैडिता जी और जेठा को देखने लगते हैं। अब्दुल्ला मर चुका था। उसका शरीर देख के किसी की भी रूह कांप जाए। अब्दुल्ला की आंखें, उसका एक कान, कुछ उंगलियां गायब थी। सारे लोकलधाम वासियों के मुंह पे खून लगा हुआ था, मानो इन सब ने अब्दुल्ला को थोड़ा थोड़ा करके खा लिया हो। और अब उन सब की नज़र जेठा और बैडिता जी की ओर थी। फिर धीरे धीरे वह मुस्कुराते हुए ही उन दोनों की ओर बढ़ने लगते हैं, जैसे मानो कि अब उनकी बारी हो।